रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे और उसमें हमने बताया था कि जो एलिमेंट होते हैं रिएक्ट करते हैं तो एक ऑक्सीडाइज्ड होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और दूसरा रिड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइड बाय साइड चलते रहते हैं, इसलिए हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को हम लास्ट जो कर रहे थे कि दो तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है और एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते रहता है, मगर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग हाफ सेल में होता रहता है। और वो जो है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन वो 12th क्लास में है, तो मैं 12th क्लास का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें करा दूंगा, बल्कि ऑलरेडी हमारा वो बना हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से वो पूरा 12th क्लास का वो टॉपिक है वहाँ पे, तो हमारा बना हुआ है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है वो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, जो 11th के हिसाब से दे रखा है वो बेसिक, वो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कराता हूँ उसको। ठीक है, क्या कर रहे थे वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU या दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूनिवर्सिटी से फॉर्म कब निकलेगा, कब टेस्ट होगा, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे चलते हम लोग डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे। क्या दे रखा है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में, वो ये बताते हैं। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जब एक सोल्यूशन लेते हैं हम लोग, उस सोल्यूशन में किसी दूसरे मेटल को इंसर्ट करते हैं, तो उनके अपने रिएक्टिविटी के हिसाब से वो रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री के बुक में जो हेडिंग दे रखा है, मैं बुक के हिसाब से हेडिंग डाल दे रहा हूँ। ये दे रखा बुक के हिसाब से, 11th क्लास के बुक के हिसाब से हेडिंग दे रखा है, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। ठीक, ऐसे इसको हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है, इसके दो इफेक्ट्स हैं, एक चेंज इन मास और दूसरा दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट रिडॉक्स, इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या दे रखा है, एक दे रखा है चेंज इन मास, मास में चेंजेस आएंगे, अभी देखेंगे तो समझ में आएगा, और हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये दो चेंजेस होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग इसका रिएक्शन को चेक करते हैं। इसको एक कंटेनर है ये हमारा, और इसमें एक सॉल्यूशन है, ये हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा एक लिक्विड है सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर का। ठीक, ये ब्लू कलर का, इस सॉल्यूशन का कलर जो ना ब्लू होता है। एक हम इसमें जिंक रॉड डालते हैं, कौन सा रॉड डालें, जिंक रॉड डालते हैं। तो क्या देखते हैं कि जब ये जिंक रॉड इसमें डालते हैं, ये इस तरह से, तो रिएक्टिविटी के हिसाब से देखा गया है कि जिंक जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपैरेटिवली कॉपर के। ठीक है, कॉपर के रेस्पेक्ट में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये जिंक रॉड है। ठीक, यहाँ पे जो हेडिंग हम लोग NCERT के हिसाब से था, हम लोग फिर से लिख देता हूँ, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन।
कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब कौन कितना टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए, डोनेट करने या एक्सेप्ट करने के लिए किसके पास कितनी टेंडेंसी होती है, उसी को हम लोग कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर दिया है, तो जिंक रॉड की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है तो वो देखिए कौन सा होता है। जैसे ये जिंक है, जिंक एक मेटल होता है इस पे, ठीक है, तो जिंक क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करके और ये कैटाइंस बना लेता है। तो जिंक जो है ना यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हो गया, जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। लेकिन जब ये जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो ये क्या करता है, उस वक्त जिस वक्त ये जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा उसी वक्त ये कॉपर सल्फेट जो है डिसोसिएट होने लगता है, कॉपर सल्फेट। और कैसे डिसोसिएट हो जाता है, ये कॉपर आइंस बना लेता है और ये SO4 2 नेगेटिव ये सल्फेट आइंस बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो कॉपर है वैसे ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये सल्फेट के पास चला गया, तो कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। लेकिन क्या देखा गया है कि जिंक चूँकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये जिंक आइंस, ये जो है जिंक आइंस और ये जो सल्फेट आइन है ये दोनों कंबाइन होके ये जिंक सल्फेट बना लेते हैं, जिंक सल्फेट बना लेते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, जिंक ने यहाँ जैसे कॉपर सल्फेट था ना ये, तो यहाँ कॉपर था सल्फेट के साथ, अब यहाँ पे जिंक आ गया, जिंक सल्फेट हो गया। तो जिंक जो है ना कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर देता है। वैसे इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक जो है ना सल्फेट के साथ कंबाइंड होता है और कॉपर को रिप्लेस कर देता है। ये जो कॉपर है ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लेकर कॉपर जो है ये जो आइंस बना हुआ था ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कॉपर मेटल में चेंज होता है और ये रिड्यूस हो जाता है, बल्कि ये, ठीक है ना, कॉपर मेटल में चेंज हो जाता है। ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये क्या बताया कि ये जो कॉपर है ये कॉपर सल्फेट की वजह से ये सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। लेकिन जिंक जो है ना इसमें से डिसोसिएट होता है, जिंक जो रॉड है इसमें से जिंक जो है ना आयनाइज होकर ऐसे आइंस बना लेता है, फिर वो सल्फेट को कॉपर सल्फेट से जो सल्फेट बनता है उसके साथ जिंक आगे कंबाइन हो जाता है, जिंक सल्फेट बना जाता है। तो ये जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट में चेंज होने लगता है। कॉपर आहिस्ता आहिस्ता इस सोल्यूशन से हटने लगता है, मेटल के फॉर्म बनाने लगता है। तो इसका कलर, सोल्यूशन का जो कलर है वो आहिस्ता ब्लू कलर जो ना डिसअपियर होने लगता है। तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है। तो क्या बताया कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट disappear after some time, ठीक है ना। कुछ टाइम के बाद जो है ब्लू कलर जो है सल्फेट का खत्म होने लगता है और ये जिंक जो है ना इसमें सोल्यूशन में जा के सोल्यूशन जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनाने लगता है। तो जिंक का जो मास है, ये जो जिंक रॉड था, ये जिंक रॉड का जो मास है आहिस्ता आहिस्ता ये डिप्लीशन होने लगता है, गलने लगता है और इसका मास जो है जिंक का इसमें जिंक सल्फेट में चेंज होने लगता है। तो थोड़ी देर के बाद ये जो जिंक है ये नीचे से गल जाता है, ऐसे ये गल जाता है रॉड, और गल के फिर ये पूरा सॉल्यूशन में चला जाता है और ये जो ब्लू कलर है ये ख़त्म हो जाता है। ये जो रिएक्शन हुआ इसको हम लोग डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको एनसीईआरटी का जो हेडिंग है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन भी कहलाता है, यानी किसमें कितना ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देने लेने की, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन दे लेके रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो यहाँ क्या देखते हैं कि जिंक की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की या फिर ऑक्सीडाइज्ड होने की कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा होता है।
कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा होता है और इस तरह से ये रिएक्शन होता है। कितना समझ में आया है? एक रिएक्शन और दे रखा है, क्या बताया कि अगर मान लो कि कॉपर रॉड डालते हैं और सिल्वर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, सिल्वर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं कॉपर रॉड, तो मैं उसे बना रहा हूँ, इसे नोट कर लिए। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, ये कॉपर रॉड है। क्या देखा गया कि कॉपर का जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है सिल्वर से। तो कॉपर जो होता है, कॉपर जो है, तो ये जो सिल्वर है, यहाँ से सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर नाइट्रेट जो है ये डिसोशिएट कर जाता है, ऐसे सिल्वर पॉजिटिव, नाइट्रेट नेगेटिव हो जाता है। कितनी बात सुन में ये, यहाँ से जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से, ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देने की, तो क्या करता है ये कॉपर, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो यहाँ पे तो कॉपर जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और ये जो नाइट्राइट बना हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट से जो नाइट्राइट बना हुआ है, ये कॉपर आयंस जो है इस सिल्वर नाइट्रेट से जाके कंबाइन करे कॉपर नाइट्रेट बना लेता है, कॉपर नाइट्रेट बना लेता है इस तरह से। और ये जो सिल्वर जो है आयंस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, 2 सिल्वर आयंस बन जाते हैं। ये हम लोग ऐसे बैलेंस कर देते हैं। कितनी बात सुनिए, अगर हम लोग इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या देखते हैं कि कॉपर यहाँ पे दे रखा है ओवरऑल रिएक्शन, कॉपर जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ये यहाँ से ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। कितनी बात सुनिए, और ये जो सिल्वर है ये रिड्यूस्ड हो गया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो रिएक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे तो कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है सिल्वर के कंपेयर में। अब क्या था कि यहाँ पे जो सोल्यूशन का कलर था तो वो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था, तो सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होता है, कलरलेस होता है। जब लेकिन ये कॉपर से रिएक्ट करा तो ये कॉपर के मॉलिक्यूल इसमें आ रहे हैं, कॉपर का मॉलिक्यूल, कॉपर नाइट्रेट बना रहा वो, तो कॉपर का मॉलिक्यूल जो है ना सोल्यूशन में आ रहा है, कॉपर का मॉलिक्यूल इसमें आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो सोल्यूशन है इसका कलर ब्लू कलर होने लगता है, तो यहाँ पे कलर जो है ना ब्लू अपीयर होने लगता है। तो कॉपर जो है इसके आने की वजह सोल्यूशन में इसका कलर जो है ना ब्लू कलर में ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है, क्या समझ में आया क्या क्या रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे? एक तो कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस यानी कलर सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है। दूसरा मास ऑफ कॉपर डिक्रीजेस, क्योंकि यहाँ से कॉपर निकल कर सॉल्यूशन में जा रहा है, तो कॉपर का जो रॉड का जो मास है वो हल्के हल्के कम होते जाता है, कॉपर का रॉड का मास। जब ये रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज होता है, तो एनर्जी रिलीज होता है। कितनी बात सुनिए, एनर्जी रिलीज होता है तो हीट चेंज इज अकर, हीट चेंज इज अकर, हीट चेंज होता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रहा है, एक तो कलर चेंज ऑफ द कलर सॉल्यूशन का चेंज होता है, दूसरा मास ऑफ कॉपर डिक्रीज करता है, और तीसरा जो इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। ठीक है, रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो क्या बताया कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो अपने रिएक्टिविटी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं और एक को दूसरे को खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरे को रिड्यूस करते हैं, ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलते रहता है। उस रिएक्टिविटी के सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी सीरीज निकाला गया है, वो 12th क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया गया। अभी थोड़ा सा हो सकता मैं समझाऊंगा आगे क्लासेस में, लेकिन बताया क्या कि वो सारे एलिमेंट्स जिनका रिएक्टिविटी कैलकुलेट किया गया है, तो उनके रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से एक हमारा
अरेंज किया गया रिएक्टिविटी सीरीज का। जैसे 10th क्लास में याद होगा मेटल नॉन मेटल में एक जगह पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखा गया दिया हुआ है, पोटेशियम ज़्यादा है उससे कम सोडियम है, उससे कम मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ 10th क्लास में। क्या मतलब जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव होता है नीचे वाले एलिमेंट से। उसी तरह से यहाँ पे है कि यहाँ पे पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, एक बुक में एक चार्ट दे रखा है, 11th क्लास में नहीं 12th क्लास में दे रखा है रिएक्टिविटी सीरीज का। और जो एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो पूरा सीरीज बनाया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रेफरेंस में बनाया गया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक टर्म है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में बताया गया कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है वो सबसे ऊपर है, जिसका कम है उससे नीचे, उससे कम, उससे नीचे, उससे कम। और ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रेफरेंस में पूरा एक सीरीज बनाया गया है, उसको रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सीरीज कहा जाता है। और वो सीरीज से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन सा रिड्यूस्ड होगा। ठीक है। और ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं वहाँ सीरीज में बताएंगे, तो जो जो ज़्यादा रिड्यूसिंग पोटेंशियल रखते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जिनका कम होता है वो रिड्यूस होते हैं। तो वो एक अभी बात है, वो सीरीज दे रखा है। इसी से ये पता चला जैसे कॉपर है या सिल्वर है, तो कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर क्या हुआ, रिड्यूस हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो कॉपर का रिड्यूसिंग और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है सिल्वर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। और कॉपर को अभी पिछले वाला एग्जाम्पल में कहता है जिंक एंड कॉपर कर रहे थे, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो यहाँ पे एक जो देखा जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रेफरेंस में, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जिंक का है। ठीक है ना, ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। यहाँ पे जो है जिंक जो है ज़्यादा है, उससे कम कॉपर, उससे कम सिल्वर है। इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक चीज़ और बताना था कि मान लो ये जो रिएक्शन हो रहा था तभी ये कलर भी चेंज हो रहा था। अगर ये रिएक्शन नहीं होता तो कोई कलर चेंज नहीं होता। और अगर रिएक्शन नहीं होता तो क्या समझ में आता है कि जो सोल्यूशन है वो मोर रिएक्टिव है या मोर स्टेबल है। ये जो रॉड डाला गया है ये इससे रिएक्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है। जैसे मान लो एक हमने रॉड डाला सोल्यूशन में, कुछ भी नहीं हो रहा, ना रिएक्शन हो रहा है, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना कलर चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रॉड है वो उतना रिएक्टिव नहीं है जो इसके सोल्यूशन में रिएक्शन कर सके, तो उसका रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा होता वो सोल्यूशन के कंटेंट से वो रिएक्ट कर जाता। ठीक है, तो वो एलिमेंट या वो एलिमेंट जिसका रॉड बनाया गया अगर वो रिएक्टिव होगा तो वो सोल्यूशन में रिएक्ट करेगा, और अगर नहीं रिएक्टिव होगा, कम होगा सोल्यूशन के एलिमेंट से, तो वो रिएक्शन नहीं होगा। सोल्यूशन में भी एलिमेंट है, जैसे सिल्वर है यहाँ पे, यहाँ सिल्वर एंड कॉपर है, यहाँ पे कॉपर रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अगर इसी का उल्टा कर देते हम लोग, इसी का उल्टा कर देते, कितनी बात सुनिए। अब क्या देखा गया कि यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। सिल्वर का रॉड डीप करके रखिए, कॉपर नाइट्रेट पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो सिल्वर है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रहा, एज इट इज़ पड़ा हुआ। और यहाँ पे उसी का उल्टा है, ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, कॉपर का रॉड है, कॉपर चूँकि ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो सिल्वर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर को हटा रहा है। तो इससे क्या पता चलता कि जहाँ कहीं पे भी रिएक्शन होगा तो जो रॉड है या जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सोल्यूशन से। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब जिसका रॉड है वो उतना रिएक्टिव नहीं है। इतनी बात समझ में आई? तो ये दे रखा हमारा कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक, जिस एलिमेंट का ज़्यादा ऑक्सीडेशन पावर होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, लेकिन जिसका रिडक्टिव पावर या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। ये पूरा चार्ट जो है ना एक 12th क्लास में दे रखा है। आगे मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, समझा भी दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया?
नोट कर लीजिए।